करें कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी का अपने यूज कर सकते हैं और किस तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका मेनली प्रोसेस क्या रहता है। इससे पहले इसका जो अगले लेक्चर था उसके अंदर अपने बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की बेसिक बात कर चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेस है, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है और आज के टाइम बायोटेक्नोलॉजी का किन किन एरिया के अंदर यूज करके बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर की ब्रीफली अगर बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अलावा जो अनदर ऑर्गेनिज्म है उनका यूज करते हुए अपने बहुत सारे मानव भलाई के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारा काम जिस टेक्निक के थ्रू और जिस ब्रांच में किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की एक मतलब डेफिनेशन दी गई है जो किसने दी है, यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ ने दी है। देखिए इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, सबसे पहले अपने इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, EFV। अकॉर्डिंग टू EFV यूरोपियन फेडरेबल जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी जिसके अनुसार क्या है, नए उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान में जीव कोशिकाओं में इसके अंग व आणविक अनुरूपों का समायोजन है। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन अगर अपने इसका मतलब समझो तो ये बहुत आसान है। देखिए नए उत्पादों व सेवाओं के लिए मतलब अपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए अपने क्या करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान मतलब कुछ जैसे नेचर है, नेचर के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे एंजाइम्स वगैरह हैं, उन सबको अपने यूज करते हुए क्या करते हैं, कोशिका में इसके अंग व आणविक अनुरूपों का समायोजन है। ठीक है, अपने सब चीजों को इस तरीके से एक साथ उनको यूज करते हैं इन लैब ताकि अपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना सके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अपने हर क्षेत्र के अंदर, जैसे कृषि का क्षेत्र है या फिर मेडिकल की अपने बात करें, ठीक है, उसके अलावा जैसे अपने केमिकल के अंदर बात करें तो हर एरिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या उठाया जाता है, फायदा उठाया जाता है और मानव भलाई के लिए इस नेचर के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की मेनली दो ब्रांचेस रहती है। जैसे ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी आज ही अपने यूज कर रहे हैं, आज के टाइम जो है ये आधुनिक टाइम है, इसी दौरान अपने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है इसका बहुत पुराना टाइम है। जैसे शराब बनती थी, फर्मेंटेशन के जो प्रोसेस होते हैं, किण्वन की जो प्रक्रिया होती थी, उसके बाद जैसे दूध दही जमाया जाता है, ठीक है, ये जो थे ये बेसिक या घरेलू लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन जब अपने बायोटेक्नोलॉजी को एक इंडस्ट्री लेवल पे या फिर उसको अपने बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे इसका अपने यूज करें तो आज के टाइम जैसे अपने एग्रीकल्चर के अंदर बात करें, बीटी कॉटन है, उसके अलावा बहुत सारे ट्रांसजेनिक फसलें हैं, जीन थेरेपी है, ठीक है, उसके बाद जैसे इंसुलिन फॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे अपने प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिनसे कि अपने आप को आज बहुत ज्यादा फायदा होता है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र है, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर अपने बात करें, चाहे वो मेडिकल के अंदर अपने बात करें। ठीक है, अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है मेनली अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम जो बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर मेनली कौन सी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा कौन से एरिया में काम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हिंदी में अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहा जाता है। यहाँ पे जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक पूरी ब्रांच है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे एरिया रहते हैं, छोटे छोटे मतलब एरिया डिवाइड रहते हैं कि हाँ जैसे मेडिकल के केस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, उसी तरीके से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मेनली दो क्षेत्र के अंदर मेनली काम किया जा रहा है। एक तो यहाँ पे कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हिंदी में इसे अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहा जाता है, ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कौन है, पॉल बर्ग है, ये अपने अगले लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मतलब जीन्स, ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब कुछ काट बांट करना या कुछ नई चीज बनाना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आने वाला एक पार्ट है जिसके अंदर हम विभिन्न जीन जो होते हैं उनकी कटिंग करते हैं,
उन जीनों के अंदर कुछ चेंज करते हैं, फिर उन जीनों को किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं और फिर अपने उन जीन्स का कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। तो ये सारा का सारा अपने जिसके अंदर स्टडी करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज के टाइम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की वजह से ऐसी ऐसी चीजें पॉसिबल हो गई है, ऐसे ऐसे रोगों का इलाज पॉसिबल हो गया है जो कभी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक, अभी अपने बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर मेनली क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से जीनों के साथ हेर फेर किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अपने छोटे से शब्दों में बात करें कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसका मतलब क्या होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जीन्स के अंदर कुछ कटिंग करके जीन्स में कुछ हेर फेर करना। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है केमिकल इंजीनियरिंग, आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं रसायन अभियांत्रिकी। रसायन अभियांत्रिकी में क्या किया जाता है कि जैसे अपने बायोटेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उन प्रोसेस को अपने यूज करते हुए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीन्स का निर्माण किया जाता है, कुछ मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो मानव भलाई के लिए काम में आए। ठीक है, तो ये सारा काम जिस मतलब शाखा में होता है, जिस एरिया के अंदर होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपने मेनली केमिकल के फॉर्मेशन से बात करते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, जो जीन्स होते हैं उनसे संबंधित जो चीजें होती है उनको करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जैसे अपने बात करें कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेनली 2 ब्रांच रहती है। अब यहाँ पे जैसे अपने बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मेन ये टारगेट रहता है कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या फिर अनदर जो ऑर्गेनिज्म है उनको अपने इस तरीके से उनका समायोजन करें, उनको इस तरीके से यूज करें कि बिना उनको नुकसान पहुंचाए अपने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना सके, और ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे मतलब जो खोज की जाए ताकि वो आगे अपने को आने वाले टाइम में अपने लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे। ठीक है, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कई चीजें ऐसी होती है जो कुछ स्टेप जो होते हैं वो कॉमन रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे अपने 3 जो टर्म है उनको अपने बार बार यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, सेकंड टर्म मैं यूज करूंगी बार बार जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और थर्ड टर्म यहाँ पे अपने यूज करेंगे आरडीएनए। सबसे पहले इन तीनों का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, पूरा अपना आप में एक एरिया है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस किस तरीके से होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मतलब अपने प्रोसेस करते हैं। ये तो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म का मतलब होता है जीन्स जो है उनको पहचानना, उनकी कटिंग करनी, उनके अंदर कुछ चेंज करना और उनको किसी एनिमल में ट्रांसफर करना। इसको अपने क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। उसके बाद आरडीएनए। आरडीएनए जो है ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का अपने आप में एक पार्ट ही है। ठीक है, आरडीएनए को इंग्लिश में बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसे हिंदी में पुनःयोगज डीएनए कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या हिंदी में इसे पुनःयोगज डीएनए कहा जाता है। ठीक है, पुनःयोगज डीएनए। तो यहाँ पे जो आरडीएनए है, आरडीएनए जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आने वाला ही एक छोटा प्रोसेस है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। अभी आरडीएनए की अपने बात करेंगे, आरडीएनए बनता कैसे है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए में क्या डिफरेंस है। तो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक ब्रांच है बहुत बड़े लेवल की, जिसके अंदर अलग अलग एरिया रहते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग उसी के अंदर आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी के अंदर आता है, उसके अलावा जैसे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी वो भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अपने जो बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। उसके बाद जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन है, उसकी भी अपने बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो अपना पूरा फोकस रहेगा, फिलहाल जो अपने बात करेंगे वो किसकी करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक जो प्रोसेस आता है उसको अपने क्या बोलते हैं, आरडीएनए। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग को किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे इसके अंदर मेनली प्रोसेस रहते
हैं तो यहाँ पे जैसे अपने बात करें कि प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आप लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर मेनली क्या क्या भाग रहते हैं। अब देखिए जैसे अपने सिंपल से कुछ एग्जांपल लेते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटर है, ठीक है, फ्लेवर सेवर जो टोमेटो है, गोल्डन राइस है, उसके अलावा जैसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक फसलें हैं, बीटी कॉटन है, उसके अलावा जैसे बीटी सोयाबीन है, बीटी मेज है। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे वैरायटीज डेवलप की गई है जिनके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, रोगों के लिए रेजिस्टेंस पावर होती है। तो ये जितने भी जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ आपको एनिमल्स के अंदर एग्जांपल की अगर अपने बात करें, जैसे रोजी काऊ है, ठीक है, उसके अलावा जैसे जो ट्रांसजेनिक जो भेड़ बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एनिमल भी तैयार की गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, या आप ये बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, और उसी तरीके से कुछ प्लांट्स भी तैयार किए गए हैं। ये जो प्लांट्स है, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेनली क्या होता है कि अपने बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस तरीके से यूज करते हैं कि एग्रीकल्चर के केस के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सके, ऐसी फसलें तैयार की जाए जिसके अंदर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा हो, उसके अलावा उनके अंदर मतलब उत्तम क्वालिटी हो, ठीक है, अच्छी मतलब उनके अंदर क्वालिटी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें जब अपने कृषि के अंदर यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में अपने यूज करते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जैसे मेडिकल के अंदर अपनी बात करें, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके अलावा जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जीन थेरेपी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसमें अपने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं, ये किस केस में करते हैं, मेडिकल के केस में करते हैं। अब चाहे कोई सा भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे अपने फ्लेवर सेवर टमाटो बना रहे हैं, चाहे अपने कोई भी ट्रांसजेनिक फसल बना रहे हैं, कोई भी अपने ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी अपने मतलब जैसे बीटी कॉटन है, कुछ भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को अपने यूज करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। वो मेडिकल के केस में हो सकता है, एग्रीकल्चर के केस में हो सकता है, ठीक है। अब चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट बने, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कई चीजें जो होती है, जो प्रोसेस होता है, वो हमेशा कॉमन होता है। अब जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए किसी अनदर मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर में बात करें, कोई वैरायटी डेवलप की जा रही है, ठीक है, बीटी कॉटन है, बीटी मेज है, कोई भी इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर कई चीजें जो होती है वो क्या रहती है, कॉमन रहती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या आप लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रोसेस ये रहता है, ये कॉमन प्रोसेस है जिसको किसी भी प्रकार के जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या डीएनए। अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपके लिए समझना बहुत आसान रहे। मान लीजिए मुझे कॉटन का एक प्लांट है, ठीक है, कॉटन है, कपास है, उस कपास में ये प्रॉब्लम है कि उस कपास के अंदर रोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो पेस्ट है, ये क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक कॉटन की ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जिसके अंदर रेजिस्टेंस पावर हो, मतलब वो खुद की सुरक्षा जो कीट है उनसे कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अब जैसे गोल्डन राइस है, ठीक है, एक नॉर्मल चावल है, तो नॉर्मल चावल के अंदर विटामिन ए की मात्रा ठीक ठाक है। आपने उसके अंदर क्या किया, विटामिन ए बनाने वाला जीन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये चावल का प्लांट है, इस चावल के प्लांट के अंदर आपने ये विटामिन ए बनाने वाला जीन ट्रांसफर कर दिया। तो अब आप इसे, इस चावल को आप कहेंगे ट्रांसजेनिक राइस, या फिर आप इसे आनुवांशिक रूपांतरित चावल कह सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका जो नाम होता है गोल्डन राइस होता है। तो यहाँ पे अपने फसल की मतलब उसकी गुणवत्ता
के लिए अपने ये करने, ठीक है। अब यहाँ पे अपने जीन को कहीं से तो आइसोलेट करना पड़ेगा, उस जीन को सेपरेट करना पड़ेगा, उस जीन को पहचानना पड़ेगा। इस जीन को पहचानेंगे, फिर अपने जीन की कॉपी करेंगे, फिर अपने जीन को इस प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक छोटा सा पार्ट बताया कि कैसे अपने काम करते हैं। कोई जीन है, आपको जो जीन चाहिए, डिजायर्ड जीन कौन सा होता है, इच्छित जीन, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, इच्छित जीन। ऐसा जीन जो आपके लिए फायदेमंद हो, आप उस जीन को किसी एनिमल या किसी प्लांट में ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि उस जीन के गुण आपको उस एनिमल के अंदर देखने को मिल जाए। ये चावल का प्लांट है, चावल है, लेकिन इस चावल में कमी है कि इसमें विटामिन ए कम बनता है, ठीक है। आपने क्या किया, विटामिन ए बनाने वाला जीन किसी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट किया, उस जीन को आपने इस चावल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो अब इस चावल के अंदर क्या हो जाएगा, विटामिन ए का करैक्टर आ जाएगा, विटामिन ए बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है लक्षणों की जो कंट्रोलिंग करते हैं वो जीन्स करते हैं, और जीन जहाँ पे किसी जीन को अपने ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो खुद जो जीन है वो क्या करेगा, खुद को शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या डीएनए। यहाँ पे जीन या डीएनए एक ही बात है, क्योंकि डीएनए जो है वो क्या है, एक प्रकार का जीन जो है वो क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डीएनए सेगमेंट बोल सकते हैं या फिर आप डिजायर्ड जीन बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, उस जीन की पहचान करेंगे जिस जीन को अपने मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में स्थानांतरित करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि अगर आपको विटामिन ए बनाने वाला जीन चाहिए, देन आप क्या करेंगे, विटामिन ए बनाने वाला जो जीन है वो किसी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे अपने क्या करेंगे, जीन को पहचानेंगे। आपको कौन सा जीन चाहिए, मान लीजिए आपको बीटी कॉटन बनाना है, ठीक है। तो बीटी कॉटन बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्राई जीन निकालेंगे, बीटी जीन निकालेंगे। बीटी जीन जो है वो एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis से सेपरेट किया हुआ है, और ये जो बीटी जीन है या इसको क्राई जीन भी बोला जा सकता है, ये जीन जो है ये क्या करेगा, किसी मतलब जिस प्लांट के अंदर अपने इसको ट्रांसफर करेंगे वहां पे जाके अपने को ये अपना एक अच्छा कैरेक्टर देगा। तो यहाँ पे इच्छित जीन की पहचान व पृथक्करण, आपको कौन सा जीन चाहिए, पहले आप वो चीज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप उस जीन को उस ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करेंगे। इच्छित जीन कुछ भी हो सकता है, विटामिन ए बनाने वाला जीन हो सकता है, या फिर अपने बोले कि इंसुलिन बनाने वाला जीन हो सकता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन हो सकता है, कोई भी जीन हो सकता है। आपको जिस पर्पज के लिए जीन चाहिए आप उस जीन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इच्छित जीन, ऐसा जीन जिसकी आप पहचान करना चाहते हैं, जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं और इस जीन को आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद में अब देखिए इच्छित जीन की अपनी पहचान तो कर लेते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए बीटी है, बीटी जीन जो है इसको अपने बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से सेपरेट करेंगे। तो आपने बैक्टीरिया सिलेक्ट कर लिया, आपने सेल सिलेक्ट कर ली है, लेकिन अब उस सेल के अंदर से आपको जीन सेपरेट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको इस बैक्टीरिया से ये एक बीटी जीन है, ये पूरा इसका मतलब डीएनए है, इसमें एक जीन है जिसका नाम क्या है, बीटी जीन। आप इस जीन को सिलेक्ट कर चुके हैं, अब आपको इस जीन को सेपरेट करना है। आपको सेपरेट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की नीड रहेगी, जैसे कि पहले तो आप क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसॉल्व करेंगे। अपने अलग से बात करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से अपरेटस की नीड रहती है या टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपने को किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। लेकिन यहाँ पे पहले अपने प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये एक बेसिक सा फिनोमिना है, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी उसके बाद में अपने चाहे कोई से भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाएं आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसलिए आपको ये जो मैंने यहाँ पे 6 स्टेप लिखे हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। ये स्टेप जब आपको ध्यान में रहेंगे फिर उसके बाद अपने प्रत्येक स्टेप को एक एक करके डीपली उसकी बात करेंगे कैसे प्रोसेस होता है, तो आपको ये पूरा बेसिक जब ध्यान में रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा स्टेप चल रहा है, अपने क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने इस जीन को सेपरेट करना, आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस जीन को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एंजाइम्स की नीड रहेगी। आप इसके सेल वॉल को डिसॉल्व करेंगे पहले,
फिर उसके बाद में इस बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है आप उसको डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद में आपने इस जिन को सिलेक्ट कर लिया है तो आप इस जिन को क्या करेंगे, काट के बाहर निकालेंगे। काटने के लिए भी एक एंजाइम यूज होता है, दैट इज रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आगे अपने बात करेंगे तो एंजाइम का नाम क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। हालांकि कई प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये जितने भी एंजाइम हैं इन सबको, ये सब एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, डीएनए को काटने में मदद करते हैं। तो आपने क्या किया, उस इच्छित जीन जो है उसको आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंजाइम्स की अपने अलग से बात करेंगे। ये एंजाइम जो होते हैं हिंदी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सीमाकारी या प्रतिबंधित आणविक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर या हिंदी में क्या लिखा है, क्लोनिंग वाहक का चयन। अब आपने इस जीन को सेपरेट कर लिया, जैसे मान लीजिए ये बीटी जीन है, ठीक है, आपने इसको विभिन्न प्रोसेस से सेपरेट कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं, इस जीन की कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए आपको किसकी नीड रहेगी, वाहक की। वाहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर के दो काम होते हैं, ये आपको कोई जीन कॉपी करके भी दे सकता है और ये आपके जीन को जिस एनिमल में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या जिस प्लांट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके अंदर आपका जीन ये ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में जो चूज करते हैं सबसे ज्यादा प्लाज्मिड को चूज किया जाता है। और भी वेक्टर होते हैं, प्लाज्मिड है, उसके अलावा कोजमिड है, फेजमिड है, कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर भी यूज करते हैं, जैसे PBR 322 है, YAC है, BAC है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं जिनको अपने यूज करते हैं। ये वेक्टर क्या करते हैं, अपने को वेक्टर वाहक नाम से ही पता लग रहा है, ये अपने डिजायर्ड जीन की क्या करेंगे, कॉपी करके अपने को दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर चूज कर लिया, तो ये कोई अनदर बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये ई कोलाई है। इस ई कोलाई से मैंने इस प्लाज्मिड को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस प्लाज्मिड के अंदर कट लगाऊंगी। कट लगाने के लिए सेम वही एंजाइम यूज किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। अब अपने क्या करेंगे, जो मेरा डिजायर्ड जीन है, जो इच्छित जीन है, इच्छित जीन कौन सा होता है, जिससे मैंने सिलेक्ट किया है, जिससे मैंने सेपरेट किया है और जिससे मैं कॉपी करना चाहती हूँ, जिस जीन को मैं कॉपी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से अपना जो डिजायर्ड जीन है वो उसके अंदर एंटर करवा दिया। तो अब ये जो प्लाज्मिड है इसे आप कहेंगे आर प्लाज्मिड या फिर आप इसे बोल सकते हैं RDNA, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप इसे RDNA भी कह सकते हैं। देखिए कैसे RDNA बना, रिकॉम्बिनेंट DNA, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पुनः योगज DNA। अब ये प्लाज्मिड है, ठीक है, जिसको आप एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं। वेक्टर वो होता है जो एक तो आपके जीन की आपको कॉपी करके देता है, सेकंड आपको ये वेक्टर, मान लीजिए आपको इस जीन को डायरेक्ट किसी प्लांट में ट्रांसफर करना है, तो प्लाज्मिड जो है या अनदर जो वेक्टर होते हैं, अलग अलग प्रकार के वेक्टर होते हैं, ये आपको उस जीन को किसी प्लांट में ट्रांसफर भी करके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं कि जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर के थ्रू अपने क्या करेंगे, अपना जो जीन है उसको अपने कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये जो वेक्टर है, वेक्टर वास्तव में क्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड, अलग अलग वेक्टर होते हैं, अलग अलग वाहक होते हैं, अपने अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज एंजाइम की मदद से मैंने यहाँ पे जो मेरा डिजायर्ड जीन था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रेड कलर में शो किया, इस डिजायर्ड जीन को मैंने इसके अंदर एंटर करवा दिया। उसके बाद में अब अपने को इस जीन की कॉपी करनी है। तो नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, मैंने क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन कर लिया। डिपेंड करता है कि आपका जो जीन है, आपका जो इच्छित जीन है उसका साइज कितना है, 10 KB है, 20 KB है, 1000 KB है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेक्टर चूज करना पड़ेगा। छोटा है तो उसके हिसाब से छोटा वेक्टर आप यूज करेंगे। अगर आपका DNA का जो सेगमेंट है या आपने जिस जीन को सिलेक्ट किया है अगर उसका साइज बड़ा है देन आपको उसके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के वेक्टर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए वाहक में इच्छित जीन को जोड़ना। तो यहाँ पे मैंने जो वेक्टर है, वेक्टर यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे इच्छित जीन को जोड़ दिया है और इच्छित जीन जोड़ने के लिए मैंने जो एंजाइम यूज किया है लाइगेज एंजाइम की मदद से इस इच्छित जीन को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में देखिए RDNA का होस्ट में गुणन। अब देखिए यहाँ पे RDNA कैसे बन गया, क्योंकि मैंने बताया इस प्लाज्मिड में जब आप डिजायर्ड जीन, आपका जो इच्छित जीन है
आप जब इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, अब आप इसे क्या बोलेंगे, आर डीएनए या आर प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनः यौगिक। मतलब आपने इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ चेंज कर दिया है, इसको कुछ दोबारा से आपने कुछ नया कॉम्बिनेशन बना दिया है इसके अंदर। और प्लाज्मिड जो होता है वास्तव में क्या होता है, एक प्रकार से डीएनए तो होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नाम और दे दिया आर डीएनए। तो जब अपने इस तरीके से टेक्निक को यूज करते हुए आर डीएनए बनाते हैं, तो ये जो आर डीएनए बनता है इसी को अपने क्या बोलते हैं, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, या हिंदी में इसे अपने क्या बोलते हैं, पुनः यौगिक डीएनए जो टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आरडीएनए बन चुका है। अब अपने यहाँ पे जो अपना डिजायर्ड जीन है, ठीक है, उसको अपने डीएनए प्लाज्मिड के अंदर डाल चुके हैं। प्लाज्मिड यहाँ पे वास्तव में क्या है, एक प्रकार का वाहक भी है। अब मुझे इस प्लाज्मिड को एक ऐसे होस्ट में, एक ऐसे प्रपोषी में ट्रांसफर करना है ताकि मुझे इसके बहुत ज्यादा कॉपी मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा देखिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्लोन आरडीएनए का होस्ट में गुणन, होस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रपोषी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने यहाँ पे आरडीएनए तैयार किया है इसे मुझे होस्ट सेल में डालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, अपने क्या करेंगे, होस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ज्यादातर जो होस्ट के रूप में सिलेक्ट किया जाता है वो ई कोलाई को ही यूज किया जाता है। इश्रिचिया जो कोलाई है इसको होस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने बना लेते हैं, जैसे ये मतलब अपना आरडीएनए है, इसको अपने जैसे ये ई कोलाई है, ठीक है। इस ई कोलाई के अंदर अपने क्या करेंगे, जो ये अपना डीएनए है इसको अपने क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो जिस सेल के अंदर आप आरडीएनए की कॉपी करेंगे उस सेल को क्या बोलते हैं, होस्ट सेल या फिर परपोषी कोशिका कहा जाता है। अब आपने सोचे कि यहाँ पे मैंने जो प्लाज्मिड सेपरेट किया है वो भी मैंने ई कोलाई से, देखिए अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं और सभी जो लगभग बैक्टीरिया होते हैं उन सब में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि मैंने किसी भी बैक्टीरिया से, मैंने एक बैक्टीरिया से क्या किया है, प्लाज्मिड को सेपरेट किया है। उसके बाद में मैंने इसके अंदर जो मेरा डिजायर्ड जीन है उसको मैंने जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे पार्ट को मैं एक ऐसी सेल के अंदर ट्रांसफर करूंगी ताकि मुझे मेरे जीन की बहुत सारी कॉपी मिल जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जिसके अंदर आप कॉपी करते हैं उसको आप होस्ट कहते हैं, आपने होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। इसको जो ट्रांसफर किया जाता है इसका मेथड रहता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कल्चर मीडियम है, संवर्धन माध्यम है, आपके पास ये प्रपोषी कोशिका है, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को एक साथ संवर्धित करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये होता है आरडीएनए का प्रपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाना। तो यहाँ पे जैसे ही आप होस्ट के अंदर, जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के रूप में किसको यूज करते हैं, ई कोलाई को। होस्ट वो होता है जो आपके जीन की आपको कॉपी करके देता है। तो यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर आपने अपना डिजायर्ड जीन एंटर करवा दिया है। अब आप इस होस्ट सेल को बोलेंगे रूपांतरित सेल, ठीक है, या आप इसको ट्रांसफॉर्म सेल भी कह सकते हैं, रूपांतरित कोशिका कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो ये रूपांतरित सेल है, आप इस रूपांतरित सेल को क्या करेंगे, संवर्धन माध्यम पे डालेंगे, कल्चर मीडिया में डालेंगे, संवर्धन माध्यम, ठीक है। संवर्धन माध्यम में जैसे ही आप इस सेल को ट्रांसफर करेंगे, मतलब इस पूरे बैक्टीरिया को आप ट्रांसफर करेंगे, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, गुणन करेगा। जैसे जैसे इस बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो डिजायर्ड जीन है, क्योंकि प्रत्येक जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर आपका डिजायर्ड जीन है, तो प्रत्येक बैक्टीरिया के अंदर आपका डिजायर्ड जीन जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आरडीएनए का होस्ट में गुणन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में क्लोनिंग जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण, आपने यहाँ पे जीन जो है आपका मतलब कॉपी बन चुका है, बहुत सारी कॉपी बनी, जो कॉपी बनती है उनको अपने क्या बोलते हैं, क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, उसके जैसा, ठीक है, उसकी कॉपी। तो अब आपने जो ये अलग अलग जीन है, आप इन जीन्स को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए आपने इन सारे जीन्स को इस तरीके से सेपरेट कर लिया। उसके बाद में आपके जो ये बहुत सारे जीन जो कॉपी हुए हैं, अब आप क्या करेंगे, ये जो कॉपी जीन है इन जीन को आप अलग अलग सेल में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस जीन को कॉटन की सेल में डाल दिया, तो आप उसे क्या बोलेंगे, बीटी कॉटन, क्योंकि ये जो जीन है ये बैसिलस थुरिनजिस बैक्टीरिया से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आपने जैसे कॉटन के अंदर इस जीन को डाल दिया, अब आप क्या करेंगे, उस कॉटन के अंदर इस जीन का इफेक्ट देखेंगे
कि वास्तव में आपने जो ये जीन ट्रांसफर किया है इसका क्या वहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने गोल्डन राइस बनाया है, ठीक है, तो गोल्डन राइस बनाने के लिए मैंने जैसे जो मेरा डिजायर्ड जीन होगा, मैंने गोल्डन राइस किस लिए बनाया, ताकि मैं उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ा सकूं। तो यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले विटामिन ए बनाने वाला जीन सेलेक्ट किया, उसको मैंने सेपरेट किया जहाँ से मुझे उसको सेपरेट करना है। उसके बाद में मैंने उस जीन की कॉपी की, कॉपी करने के लिए मैंने वाहक चूज किया। वाहक मान लीजिए मैंने प्लाज्मिड ले लिया, वैसे अलग अलग वाहक यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू किस तरीके का आप प्रोसेस कर रहे हैं और किस साइज का आपका इच्छित जीन है। उसके बाद में जैसे ही मैंने मतलब जो वाहक चूज किया, उस वाहक के अंदर मैंने अपना जीन एंटर करवा दिया। अब मैं उस वाहक को आरडीएनए कहूंगी। अब वो आरडीएनए मैं होस्ट सेल या परपोषी कोशिका में एंटर करवाऊंगी। परपोषी कोशिका वो होती है जो आपको आपका जीन कॉपी करके देती है। उसके बाद में परपोषी कोशिका को मैं संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडिया में डालूंगी। संवर्धन माध्यम वो होता है जहाँ पे आपकी जो सेल है या जो परपोषी है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके वहाँ पे रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी संख्या को बढ़ा सके। तो यहाँ पे जैसे जैसे रिप्रोडक्शन के थ्रू ये बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाएगा, या ये होस्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी को अपने अंदर रख के उसको मतलब कॉपी करके दे सके, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास बहुत सारे जीन बन जाएंगे। ये जो जीन है, जैसे मान लीजिए आपके पास विटामिन ए के बहुत सारे जीन बन चुके हैं। अब आपके पास जो ये बहुत सारे जीन है, आप इनको क्या करेंगे, कॉटन की राइस की सेल में, चावल की कोशिका में आप ट्रांसफर कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो जीन है, ठीक है, आपने इसे, ये चावल की सेल है, इस चावल की सेल के अंदर आपने इस जीन को एंटर करवा दिया है। अब आप इस चावल की सेल को जब टिश्यू कल्चर के अंदर डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा चावल का प्लांट मिल जाएगा। और इस चावल के प्लांट को आप क्या कहेंगे, गोल्डन राइस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा जीन है, विटामिन ए बनाने वाला जीन है, ठीक है, विटामिन ए बनाने वाला जीन है। तो अगर इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बढ़ी है, इसका मतलब आपका जो इच्छित जीन है, वांछित जीन या इच्छित जीन या डिजायर्ड जीन, या सारे टर्म एक ही चीज है, ठीक है। तो इच्छित जीन जो है उसने खुद को शो किया है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, मतलब उस डिजायर्ड जीन ने खुद को यहाँ पे शो किया है, ठीक है। अब जो आपके सामने जो प्लांट तैयार होगा, आप इस प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित पादप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ है, यही वास्तव में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस है। कोई से प्रकार का प्रोसेस किया जाए, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का प्लांट तैयार कर रहे हैं, आप प्लांट की कोई वैरायटी तैयार कर रहे हैं, या फिर कोई रेजिस्टेंस पावर उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों के अंदर जो ये प्रोसेस रहता है, ये कॉमन रहता है। और ये प्रोसेस जो है आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिए मैंने इस पूरे प्रोसेस को आरडीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम क्यों दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जीन्स की कटिंग करके उनके अंदर चेंज करके उनके अंदर कुछ नए चेंजेस लाना, ठीक है। यहाँ पे सेम ऐसा ही काम किया है, किसी जीन को सिलेक्ट किया है, उसको काटा है, ट्रांसफर किया है, फिर उसका लक्षण देखा है। तो यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस चल रहा है जीन से संबंधित चल रहा है। जीन को कटिंग कर रहे हैं, फिर जीन का जो उसके अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, फिर आप उस जीन को कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर आप उस जीन का कैरेक्टर देख रहे हैं, उसका लक्षण देख रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा जीनों के अंदर ही हेर फेर चल रहा है। इसीलिए ये जो फिनोमिना है, इसे क्या बोला गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा गया है, या फिर आप इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने आरडीएनए प्रिपेयर किया है। किस तरीके से, आरडीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये मतलब किसने जैसे बनाया, जैसे अपनी बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में बताया, हर्बर्ट बोयर वगैरह जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आरडीएनए का फॉर्मेशन किया था। उसके अलावा पॉल बर्ग है, उन्होंने भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो फिर पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जीन सिलेक्ट किया, क्योंकि लक्षणों का जो नियंत्रण करते हैं वो जीन्स करते हैं। अच्छा जीन सिलेक्ट किया, वो जीन किसी भी काम के लिए हो सकता है, वो मतलब जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा के लिए, गुणवत्ता के लिए हो सकता है, ठीक है। उस जीन को निकाल के आपने उसको किसी वाहक में एंटर करवाया, वाहक में एंटर करवाने के बाद में आपने वाहक के थ्रू उसकी कॉपी कर ली। कॉपी करने के लिए आपने जिसको सिलेक्ट किया वो परपोषी होता है या होस्ट होता है। कॉपी होने के बाद में आपने वहाँ से जीन को सेपरेट करके अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीटी का जीन
कॉपी किया है। तो मैं क्या करूँगी, इस बीटी के जीन को अगर मैं कॉटन में डाल देती हूँ देन मैं उसे बीटी कॉटन कहूँगी, ठीक है। अगर मैंने उसको सोयाबीन में डाल दिया देन उसको बीटी सोयाबीन, अगर मैं उसको टोबैको में ट्रांसफर कर दिया देन बीटी टोबैको। तो यहाँ पे ये जो बेसिक जो प्रोसेस आपने को ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट अपने बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बात करेंगे कि जब आप ये कॉमन प्रोसेस करते हैं तो इस दौरान आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। वैसे अपने प्रोसेस पढ़ चुके हैं तो अपने लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। एंजाइम्स की नीड रहती है, जीन की नीड रहती है, वेक्टर की नीड रहती है, होस्ट सेल की नीड रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने ये भी सिलेक्ट करते हैं कि जीन अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप की बात करेंगे कि जीन को सिलेक्ट कैसे करते हैं, फिर उसको सेपरेट कैसे करते हैं, फिर अगर आपको वाहक चूज करना है तो आप कौन से वाहक को चूज करेंगे, आप प्लाज्मिड को चूज करेंगे, आप कोस्मिड को चूज करेंगे, आप फेजमिड को चूज करेंगे, कितने प्रकार के वाहक होते हैं, कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिनको अपने यूज करते हैं। तो वो जो नेक्स्ट चीजें हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। लेकिन ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक है और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये चीजें आपको ध्यान में रहेगी देन आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो नेक्स्ट जो अपने इससे संबंधित जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे।